नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। और राजस्थान संवाद में आज बात जो सियासी बात है वो बेहद दिलचस्प मुद्दे पर होने वाली है। और वो दिलचस्प मुद्दा ये है कि शहीद दिवस के दिन राजस्थान अध्यक्ष के पद से आपने शहीद कर दिया सतीश पूनिया को, और राजस्थान अध्यक्ष के पद से उनको शहीद करके आप ले आए सीपी जोशी को। ये जो बीजेपी का समीकरण है, बीजेपी का पूरी तरह से एक सियासी दाव है, इसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि कब आ रहे हैं सीपी जोशी। जब उससे कुछ दिन पहले अश्वनी वैष्णव आए थे, लड़ रहे थे जो दो, वसुंधरा राजे सतीश पूनिया और इधर किरोड़ी लाल मीणा सतीश पूनिया, आपने सारे लड़ाई करने वालों को एक साथ ही शिकस्त दे दी और किसी नए को ही ले आए। ये फॉर्मूला जो है वो किस तरीके से काम करता है। और दूसरा फॉर्मूला ये कि ब्यूरोक्रेसी में जो पहले थे उनको पॉलिटिशियन बनाने का, देश के लेवल पे तो जयशंकर के बतौर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अब राज्य के लेवल पर भी आप इसको लेकर आ रहे हैं तो वो कैसा काम करेगा। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगी योगेंद्र जी, जो कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति को बहुत करीब से देखते समझते हैं और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बतौर नेशनल एडिटर काम कर चुके हैं। सर, सीधा सवाल आपसे ये, क्या मोदी का ये दाव बदल पाएगा बीजेपी की सियासत, और बीजेपी जो पूरी तरह से नॉन लीडरशिप पे चल रही थी, क्या वो सिचुएशन चेंज होगी? देखिए वरुण जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट रहे हैं, आपने देश के कई नामी और प्रतिष्ठित संस्थानों में रिपोर्टिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, एनडीटीवी में, जी में रहे हैं आप। आपको जो भारतीय जनता पार्टी का जो तौर तरीका है वो उनका अभी मतलब पिछले 10-15 सालों में, जब से ये नया रिजीम आया, नया शासन आया है, नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से आपने ये एनालिसिस किया होगा कि तौर तरीके हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। और वो परिपाटी, अब तक जो राजनीति में जो परिपाटियां चलती रही हैं वो परिपाटी से बिल्कुल हटकर है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखिए, आपने एस जयशंकर का नाम लिया, वो उनका प्रयोग कामयाब रहा क्योंकि एस जयशंकर ने भारत का लोहा, मैं कह रहा हूँ भारत की विदेश नीति को काफी हद तक उन्होंने सफलता से मनवाया है पूरे विश्व में। और जो भी कूटनीतिक डिप्लोमेटिक तौर तरीके होते हैं उसको एस जयशंकर ने बहुत अच्छी तरह साधा है वर्ल्ड लेवल पे, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो। सीधा अगर यूं कहें कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में लाने का प्रयोग जो है वो मोदी का लगातार सफल हो रहा है। हाँ, और इसीलिए अब वो हाँ, अश्वनी वैष्णव का नाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जिस तरीके से हाल में आकर उन्होंने ब्राह्मण महासभा में एक पॉलिटिकल भाषण दिया और उसी जगह पर आप सीपी जोशी को बतौर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष लाते हैं, तो क्या ये ब्राह्मणों को साधने की भी कवायद भर नजर आ रही है? वरुण जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक समस्या बहुत तगड़ी आ रही है, वो सारे राजनीतिक दल फेस कर रहे हैं और वो प्रॉब्लम राजनीतिक दलों की दे रहे हैं, वो है जातिवाद। सारे राजनीतिक दलों में कुछ नेता जातियों के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उनसे सारे दल परेशान है। आप कोई भी, और खासतौर से नेशनल जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियों का आधार कुछ भी हो सकता है, क्षेत्रवाद हो सकता है, जातियों हो सकता है। आप बहुजन समाज पार्टी देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी देख लीजिए, उनका जो वोट बैंक है वो एक पर्टिकुलर जातियों का वोट बैंक है। लेकिन जब आपको देश प्रदेश में शासन करना होता है तो आपको सातों जातियों को साथ लाना होता है। अब सवाल ये है कि आप सातों जातियों को साथ तो कब लेके आएंगे, जो आपके जातिवाद आधारित जो नेता हैं, जो गुटबंदी में उलझे हुए हैं, उन पर जो लेबल लगा हुआ है, पहले पार्टी उनको हटाए। ये कोई आसान काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रयोग इस मामले में किया है और उनको कुछ हद तक सफलता मिली है। मैं काफी हद तक तो नहीं कहूंगा क्योंकि ये बहुत सारे राज्यों में अभी ऐसे प्रयोग होने बाकी हैं। और आप देखिए, ये जो सारी परेशानी है, मैं दूसरे पक्ष पे भी बात करना चाहता हूँ। हालांकि आपने अभी मुद्दा दूसरा उठाया है, लेकिन मैं आपका ध्यान दूसरे पक्ष पे ले जाना चाहता हूँ। कांग्रेस इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। कांग्रेस में इतना जातिवाद हावी हो गया है, मतलब वो लगता नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर की वो पार्टी है जो विचारों पर, चेहरों पर, नए सिद्धांतों पर चलती है। वो कुछ ऐसा नया कुछ कर गुजरने की ताकत अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस में दिखाई देती है और कांग्रेस इससे सर्वाधिक पीड़ित है। अब रहा सवाल ये कि राजस्थान में एक भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा बदलाव किया है। तो भारतीय जनता पार्टी ने
मौका देखकर ये बदलाव किया है। उसका कारण ये है कि ये जो आपने जिनके नाम दोहराए अभी लिए थे कि वसुंधरा राजे, किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पूनिया, ये कहीं ना कहीं तीनों, वसुंधरा राजे को यदि छोड़ भी थे एक बार, तो किरोड़ीलाल मीणा और सतीश पूनिया कहीं ना कहीं दबे छुपे रूप से, किरोड़ीलाल मीणा तो घोषित तौर पर है कि वो मीणा समाज के बहुत बड़े लीडर है और निश्चित तौर पर पूरे आपके दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर, ये जो पूरा इलाका है, और अभी हालांकि उनका आदिवासी मीणाओं में इतना प्रभाव नहीं है, बांसवाड़ा और उदयपुर, डूंगरपुर की आप तरफ चले जाए वहां इतना नहीं है, लेकिन आवाज उनकी वहां तक जाती है। अभी जो लेकिन मोटे तौर पर अगर माने तो हमने फिल्मों में लव ट्रायंगल तो बहुत देखा है, लेकिन ये भाजपा में जो हेट ट्रायंगल चल रहा था किरोड़ीलाल मीणा, सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे को, उस ट्रायंगल को ही खत्म करने का काम किया है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं ये पूरी भाजपा की आइडियोलॉजी को भी बहुत मैच करता है। आप राम मंदिर, हिंदू और फिर सीधा ब्राह्मण चेहरे अगर डालते हैं तो आपकी आइडियोलॉजी को भी बहुत ज्यादा मैच करता है। और फिर वो राजपूतवाद की लड़ाई को भी आप पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि एक न्यूट्रलिटी में ये काम हो जाता है। और मुझे लगता है कि सीपी जोशी को लाना, जो जिनका अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं, अभी सांसद भी है, कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के काफी करीब भी है, और ऑफ कोर्स बीजेपी, राजस्थान बीजेपी में अगर ब्राह्मणवाद को और आगे लाना है तो उसके लिए घनश्याम तिवारी पहले से है, अब अश्विनी वैष्णव जैसे चेहरे को आप ला रहे हैं। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि शुरुआत से प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे की जब से ये इन दोनों में ठनी है, तब से आप देखेंगे कि जितना इग्नोर मारवाड़ को वसुंधरा राजे करती है, उतना ही ज्यादा प्रधानमंत्री मोदी मारवाड़ पे और खासकर जोधपुर पे ध्यान देते हैं। आप देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र वैष्णव, दो मंत्री आप जोधपुर से ला रहे हैं। पूरे भारत के दो बड़े मंत्री, शक्तिशाली मंत्री जोधपुर से आ रहे हैं, और आप देखिए वसुंधरा राजे ने सबसे ज्यादा इग्नोर डेवलपमेंट में और हर लिहाज में जोधपुर को किया। अब कहीं ना कहीं वही खेल वापस खेला जा रहा है। वरुण जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछले दिनों जिस तरह से पॉलिटिकली गेम चेंजर वाली जो रणनीति अपनाई है, उसमें आपने ये देखा होगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखिए, राजस्थान के स्तर पर भी, कि पार्टी ये नहीं चाहती कि पार्टी में छत्रप पनपे। ये छत्रप जो है वो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये वो कांग्रेस में देख चुके हैं, वो दूसरी पार्टियों में देख चुके हैं। ये जो छत्रप बीच बीच जो पनप जाते हैं, चाहे वो जातिवाद के नाम पर आधार पर हो, चाहे वो संप्रदाय के आधार पर हो, चाहे वो क्षेत्रवाद के आधार पर हो, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है देश की, मतलब पार्टी को ही पहुंचाया है, और देश की ओवरऑल जो राजनीति का जो स्वच्छता का वातावरण है उसको काफी डैमेज किया है। तो पार्टी अब ये चाहती है कि पूरे देश में केवल एक नाम चले, वो नरेंद्र मोदी का चले। अब यदि दूसरे नाम छोटे मोटे भी चलते हैं तो वो कहीं ना कहीं फिर वो बहामर होने की स्थिति में आने की तैयार हो जाते हैं। अब आपने जैसे नाम लिया किरोड़ीलाल मीणा, किरोड़ीलाल मीणा क्या है, बड़े खांटी आदमी है और अनुशासनहीन भी है। मतलब अनुशासनहीन को आप यूं कह लो कि पार्टी के मापदंडों से वो मैच नहीं खाते हैं, एक अनुशासनहीनता नहीं मानता। भाजपा के मापदंड से बेशक वो अनुशासनहीन हो, लेकिन मेरी नजर में वो जो सही मायने में जो रियल लीडर होना चाहिए, जो आम आदमी के साथ बैठ सके, आम आदमी के साथ सो सके, आम आदमी के साथ सड़क पर उतर सके, आम आदमी के साथ सड़क पर बैठ के खा सके, जिसको घर परिवार, जिसको एयर कंडीशन कार नहीं चाहिए संघर्ष करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, जिसको कोई बंगला नहीं चाहिए, जिसको कोई मतलब इस तरह की चीज नहीं चाहिए, उनको वो शुद्ध किसान टाइप आदमी, देहाती आदमी जिसको कह सकते हैं, एक ग्रामीण परिवेश का आदमी, वो उसकी क्या है, उनकी इनसे बनेगी नहीं। अभी आपने देखा पिछले दिनों किरोड़ीलाल मीणा ने बिना पार्टी की परमिशन के, भाई पार्टी का अनुशासन तो ये कहता है कि भाई आपको पहले प्रायर परमिशन लेनी चाहिए, कोई भी आप आंदोलन, सार्वजनिक कोई भी कार्यक्रम करें जिसमें हजारों लाखों लोग मतदाता जुड़ रहे हो, भीड़ जुड़ रही हो। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा आपने देखा कि ऐसा नहीं कर पाए। उन्होंने क्या हुआ कि पेपर लीक प्रकरण में सरकार को हालांकि हिला दिया, ये गलत चीज है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अकेले, एक सांसद ने अकेले बलबूते बिना पार्टी का सहयोग लिए सरकार की नाक में नकेल डाल दी उसने। मतलब वो ऐसी तगड़ी समस्या खड़ी करी सरकार सामने कि सरकार की पूरे देश भर में बहुत ज्यादा किसी मुद्दे ने पिटवाई है। पिछले दिनों गहलोत सरकार की जो बदपिटी है, वो जो अनुशासनहीनता के मामले चल रहे हैं सचिन पायलट को लेकर, और जो तमाम चीजें चल रही है अनुशासनहीनता को लेकर, जो केंद्रीय स्तर पर अभी विचाराधीन है और दुर्भाग्य से जिन फैसला नहीं हो पा रहा है, जिस पर सचिन पायलट भी आवाज उठा चुके हैं,
तो आप देखिए बिना पार्टी के सहयोग के उस आदमी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। अब ये क्या है कि मिसमैचिंग है पार्टी से। अब क्योंकि पार्टी ये नहीं चाहती कि पार्टी से ऊपर उठकर कि कोई आदमी ये कहेगा वो उनका मतलब इतना रूप इतना विशाल हो जाए, तो वो किरोड़ीलाल मीणा, आप जब किरोड़ीलाल मीणा का आपने एक बात और नोट की होगी उस समय भी कि जब किरोड़ीलाल मीणा का वो आंदोलन और पिछले दिनों वीरांगनाओं वाला आंदोलन, ये भी पार्टी के समर्थन से नहीं तैयार किया, ना पार्टी को उन्होंने कोई प्रपोजल भेजा, वो सीधे आए अपने इलाके से और उन वीरांगनाओं को साथ लेके आए कि उनका दुख दर्द, उनकी समस्या, उनकी पीड़ा सबके सामने रखी। बाकायदा उन्होंने पूरे आंदोलन चलाया, भूख हड़ताल की, धरना किया, खुद अस्पताल में भर्ती रहे। वो जो वीरांगनाएं हैं उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, मतलब पूरे देश में ऐसा हाल कर दिया वो एक अकेले शख्स ने। अब पार्टी के सामने समस्या ये है कि इतना बड़ा, मैं वरुण जी दूसरी बात कह रहा हूँ, अब पार्टी के सामने मुसीबत ये है कि पूरी पार्टी जो काम नहीं कर पाई वो अकेले किरोड़ीलाल मीणा कर गए। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर सीपी जोशी को लाया गया है। जी हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो सीपी जोशी है वो एक नए आदमी जिनकी अभी तक किसी से लड़ाई नहीं है, तो अब नए आदमी की एक्सेप्टेंस जो है वो काफी ज्यादा रहेगी। उनकी छवि पे अभी तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, ना उनका कोई जातीय बैकग्राउंड है। दूसरा एक जो बड़ा विश्वास पात्र है नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा, उसके अलावा एक जो बड़ा कारण है क्योंकि वो सांसद है, उनका दिल्ली में निवास भी है, वो अभी पहले से ही कोऑर्डिनेटेड है नरेंद्र मोदी से, अमित शाह मंत्री है, तो उनका राजस्थान अध्यक्ष बनने से सीधा मैसेज जो है या सीधा कोऑर्डिनेशन जो है नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल, वो राजस्थान के कोऑर्डिनेशन केंद्र भाजपा से भी बन जाएगा और वहाँ मॉनिटरिंग भी बहुत तेजी से हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि इस गुटबाजी को कैसे दूर करेंगे। हाँ, ये पार्टी के सामने और सीपी जोशी के सामने ये चुनौती है कि बेशक उन्होंने अध्यक्ष बना दिया हो, यदि आप मुख्यमंत्री के तौर पर आगे चलकर किसी का नाम यदि नामांकित करेंगे तो पार्टी के सामने टिकट वितरण के दौरान भी ये समस्या जबरदस्त तरीके से पोस्टल वॉर से लेकर हर चीज में आप क्योंकि देखिए मैं बता दूं आपको, जहां तक किरोड़ीलाल मीणा है उनका तो एक क्षेत्र निश्चित है कि वो जहां अपना इलाका, उनका जो ओबीसी बेल्ट है पूरी, वो उस इलाके में अपना वर्चस्व रखते हैं। और सतीश पूनिया का राजस्थान में कोई ऐसा जाटों में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है यदि जाति की अपन बात करें, क्योंकि आज की तारीख में उभरता हुआ कोई जाट स्टार है तो वो है हनुमान बेनीवाल। वो बहुत तेजी से आप देखिए कितने सक्रिय हैं हनुमान बेनीवाल ने अभी खनन माफियाओं को लेकर पूरे जो काम भारतीय जनता पार्टी को बतौर विपक्ष करना चाहिए वो काम खनन माफियाओं के खिलाफ, बजरी माफियाओं के खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने किया है। पेपर लीक पर करना आप देखिए और तमाम ऐसे ही जनता के इशू जिस तरह के मामले हैं। इसी से ऐसा लगता है कि और एक बात और बीजेपी ये सोचती है, राजपूत तो पहले से बीजेपी के साथ है ही, जाटों को कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल ने अपने साथ कर रखा है और जो बचे हुए हैं वो किसी तरह से जो प्रधानमंत्री मोदी की छवि की वजह से या किसी और वजह से भाजपा के साथ आएंगे वो आ ही जाएंगे। लेकिन अब एक जो बड़ा वोट बैंक साध सकते हैं वो ब्राह्मण वोट बैंक है। और एक बात और है वरुण जी, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ इस संदर्भ में कि दरअसल पार्टी ने जो निर्णय किया ना, इसमें ये जो तीन आपने बताए खेमे, वसुंधरा राजे का खेमा, किरोड़ीलाल मीणा का खेमा और सतीश पूनिया खेमा, तो इन तीनों खेमों में से सतीश पूनिया का जो खेमा समझ लीजिए आप एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से उनकी वसुंधरा राजे से नहीं पट्टी, उनकी किरोड़ीलाल मीणा से नहीं पट्टी, ठीक है, तो वो अब एक तरह से खेमाबंदी है पार्टी में, गुटबंदी है और वैष्णव को लाने का कारण ये है कि ये तमाम चीज समाप्त हो। लेकिन क्या है कि अब जो आगे जो लग रहे हैं जो राजनीतिक जो आपको लग रहा है कि जो घटनाक्रम घट सकता है वो ये कि सतीश पूनिया जो है उनमें इतना ताकत नहीं है कि वो पार्टी को आंख दिखा सके, विद्रोह कर सके। साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि सतीश पूनिया अभी तक मोदी और शाह की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे और अब सबसे बड़ा चैलेंज सीपी जोशी के पास ये होगा कि मोदी और शाह की उम्मीदों पे कैसा खरा उतरे, क्योंकि मोदी और शाह को चाहिए वसुंधरा का विकल्प और ये विकल्प अगर कोई दे सकता है तो उसके ऊपर ये दारोमदार है सीपी जोशी के ऊपर भी, अश्विनी वैष्णव के ऊपर भी, कि क्या वो अब मोदी शाह की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं। और अगर वो पूरा करेंगे
तो ही राजस्थान बीजेपी में एक नया उदय होगा जो केंद्र से मिलता जुलता होगा, और तभी कहीं जाकर अगर भाजपा सरकार बनाती है तो वो डबल इंजन की सरकार का फायदा मिल पाएगा। नहीं तो भले ही डबल इंजन की सरकार पहले थी, लेकिन जब तालमेल नहीं बैठता था तो विकास का सीधा सीधा असर पड़ता देखिए, आपने जो बात कही ना, उसमें सीपी जोशी के लिए और सब ठीक है, क्योंकि पार्टी या पुरानी है और जमा जमाया संगठन है, पार्टी सत्ता में रह चुकी है, पार्टी का एक बहुत बड़ा बेस है, जनाधार है, आरएसएस का भी जनाधार है यहाँ पर। वोट बैंक के हिसाब से यदि अपन बाइफरकेट करें चीजों को, तो पार्टी की अच्छी पकड़ है राजस्थान में, और वही पार्टियां हैं राजस्थान में मूल से। लेकिन सीपी जोशी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है वो ये है कि सतीश पूनिया में बगावत करने का इतना मादा नहीं है, क्योंकि उनके पास जातिगत या क्षेत्रगत या जो राजनीति में चर्चित होते हैं कि ऐसे आधार नहीं है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा को संभालना, या वसुंधरा का आप तेवर जानते हैं, वसुंधरा राजे का तेवर और आप नेचर से वाकिफ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चाल किरोड़ीलाल मीणा को संभालने के लिए भी और वसुंधरा राजे को संभालने के लिए भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि दोनों की प्रॉब्लम सतीश पूनिया से थी और दोनों की प्रॉब्लम दूर कर दी गई। वो तो दूर कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि इनको काबू में रखना आसान नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आप विकल्प तो आपको लिया है, लेकिन वसुंधरा राजे से उनकी सीपी जोशी की पटरी बैठवाना ये कोई आसान काम नहीं, ये मतलब ये लोहे के चने चबाने से कम नहीं होगा पार्टी के लिए। और वही किरोड़ीलाल मीणा का हाल है, वो आसानी से लेकिन समझने वाली बात ये है कि सीपी जोशी तब भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा ही सही तालमेल पहले से है। अब देखना होगा कि आने वाला कल क्या कहता है और किस तरह से सीपी जोशी वही कदम रखते हैं जो अमित शाह और मोदी की उम्मीदों पे खरा बैठता है। ये कैसे होगा, क्या होगा, आने वाला कल बताएगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। नमस्कार। समाज में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कौशल युक्त शिक्षा नहीं होना है। इसी दिशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली मान्यता प्राप्त सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान गवर्नमेंट का कौशल युक्त प्रोग्राम बैचलर ऑफ वोकेशनल और मास्टर ऑफ वोकेशनल लेकर आई है। इस प्रोग्राम में क्लासरूम एजुकेशन के साथ साथ इंडस्ट्री में स्किल एजुकेशन भी दी जाती है। साथ ही साथ इस प्रोग्राम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट का भी प्रावधान है। 1 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत डिप्लोमा का, 2 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एडवांस डिप्लोमा का और 3 वर्ष शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत बैचलर ऑफ वोकेशनल का प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस प्रोग्राम को करने वाले स्टूडेंट गवर्नमेंट के सारे वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हैं। हुनर है तो कदर है। क्या आप भी कौशल युक्त शिक्षा को बढ़ावा देकर समाज में बेरोजगारी कम करना चाहते हैं? तो आज ही एप्लीकेशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस के लिए अप्लाई करें।